कहाँ हो तुम? बाय द वे, जहाँ भी हो मुझे आकर मिलो अभी, इसी समय, फोन पर ऑर्डर देते हुए सपना बोली। मगर सुजय ने कहते हुए आने से मना कर दिया कि उसके घर पर कुछ मेहमान आने वाले हैं, तो वह अभी उससे मिलने नहीं आ सकता है। ओके, फिर मैं ही आ जाती हूँ तुम्हारे घर। नहीं, तुम यहाँ मत आना प्लीज़, सुजय ने रिक्वेस्ट की। ठीक है, मैं ही आता हूँ। ये हुई ना बात। अपना मुंह गोल कर सपना ने फ़ोन पर ही सुजय को बड़ा सा चुम्मा दिया और कहकर फ़ोन रख दिया कि उसे इंतज़ार करना ज़रा भी नहीं पसंद, इसलिए वह जल्दी आ जाए। अब सुजय को समझ नहीं आ रहा था कि वह घर से निकले तो कैसे, क्योंकि अगर उसकी माँ सुषमा पूछेगी कि वह कहाँ जा रहा है तो क्या बहाना बनाएगा। लेकिन जाना तो पड़ेगा, वरना उस सपना का कोई भरोसा नहीं है कि यहाँ पहुँच जाए। अपने मन में सोच सुजय उठ खड़ा हुआ। माँ, एक जरूरी काम है, बस थोड़ी देर में आता हूँ, बोलकर सुजय घर से निकलने ही लगा था कि सुषमा ने उसे रोका। पर जा कहाँ रहा है बेटा? अरे घर पर मेहमान आने वाले हैं और तुम? हाँ माँ, पता है मुझे, लेकिन मैं बस थोड़ी देर में आता हूँ। झल्लाता सा सुजय घर से निकल गया। सुषमा कुछ और पूछती उससे पहले ही वह गाड़ी स्टार्ट कर पल भर में ही ओझल हो गया। दरअसल आज शाम रितु, सुजय की मंगेतर के भैया भाभी सुजय से मिलने उसके घर आने वाले हैं। वे लोग चाहते हैं कि अगला हफ्ता 10 दिनों में ही सुजय और रितु की शादी हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। रितु का भाई अजय गूगल कंपनी में सीईओ है और वे अपने परिवार सहित यहाँ भारत आए हुए हैं। अजय की सास की हार्ट सर्जरी हुई है, इसलिए वे लोग उन्हें देखने आए थे। चूंकि अजय की पत्नी अपने मम्मी पापा की इकलौती संतान है, इसलिए अपने मम्मी पापा की सारी जिम्मेदारी उनकी है। भारत आने के लिए अजय को बड़ी मुश्किल से महीने भर की छुट्टी मिल पाई थी, इसलिए अब वो सोच रहा है कि अगर रितु और सुजय की शादी इधर ही हो जाए तो फिर उन्हें तुरंत छुट्टी लेकर यहाँ नहीं आना पड़ेगा और उनका समय और पैसा दोनों बच जाएंगे। वैसे सोच तो वे ठीक ही रहे थे, क्योंकि उतनी दूर 7 समंदर पार से जल्दी जल्दी छुट्टी लेकर आना कोई बच्चों का खेल नहीं है। आने जाने में पैसे भी बहुत खर्चे हो जाते हैं और बच्चों की पढ़ाई भी रुकती है। लेकिन अजय का आना व्यर्थ हो गया, क्योंकि सुजय से उनकी भेंट ही नहीं हो पाई। सुषमा ने कई बार उसे फ़ोन भी लगाया ये पूछने के लिए कि वह कब आ रहा है, लेकिन सुजय का फ़ोन नहीं लग रहा था, इसलिए हार कर वे लोग वापस चले गए। रितु सुषमा की सबसे प्रिय सहेली की बेटी है। 2 साल पहले ही वह कनाडा से कंप्यूटर साइंस से मास्टर करके लौटी है। अभी वह मुंबई की एक बड़ी कंपनी में बहुत ही अच्छे पैकेज पर जॉब कर रही है। पिछले साल ही एक शादी समारोह में रितु और सुजय की मुलाकात हुई थी, जो धीरे धीरे प्यार में बदल गई। लड़की जानी पहचानी, पढ़ी लिखी और सुंदर है, और सबसे बड़ी बात कि दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। ये सोचकर दोनों परिवारों ने भी इस रिश्ते को मंजूरी दे दी और कुछ मेहमानों की मौजूदगी में दोनों की सगाई कर दी। लेकिन शादी की डेट 6 महीने बाद का पड़ा, क्योंकि सुजय ऐसा चाहता था। इसलिए अजय सुजय से बात करना चाह रहा था, मगर बात ही नहीं हो पाई। मेहमानों के जाने के बाद भी सुषमा ने सुजय को कई बार फोन लगाया, लेकिन हर बार उसका फोन आउट ऑफ कवरेज ही बता रहा था। सुषमा को परेशान देखकर सुधीर जी, सुजय के पापा, ने कहा भी कि हो सकता है उसका फोन डिस्चार्ज हो गया हो, इसलिए नहीं लग रहा होगा। लेकिन सुषमा इस बात से परेशान थी कि थोड़ी देर का बोलकर गया यह लड़का घंटों से कहाँ गायब है। कहीं वह किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गया। सुषमा को काफी परेशान देखकर सुधीर जी ने फिर समझाया कि बेकार में चिंता करने से क्या होगा, होगा कोई जरूरी काम आ जाएगा ना। लेकिन सुषमा कैसे कहे अपने पति से कि ऐसा अक्सर ही हो रहा है। रात देखता है ना दिन, किसी का फोन आते ही दौड़ पड़ता है एकदम से, और फोन आने पर वह इतना घबरा जाता है। एक माँ अपने बच्चे की हर सांस को पहचानती है, तो क्या सुजय की आंखों का डर उसे नहीं समझ में आएगा? लेकिन पूछने पर वह कुछ बताता भी तो नहीं है ना। या हो सकता है उसके ऑफिस में कोई टेंशन हो और उसके बॉस का फोन आया हो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अभी परसों ही तो उसके बॉस से सुषमा की मुलाकात हुई थी। वे तो सुजय की कितनी तारीफ करने लगे कि सुजय बहुत ही मेहनती लड़का है, फिर किस बात की टेंशन है उसे। खुद से ही सवाल जवाब करती हुई सुषमा ने भी अपनी आंखें झपकाई ही थी कि कॉल बज उठी। सुजय ही था। रात के करीब 11 बजे सुजय को घर आया देखकर सुषमा का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। अब गुस्सा तो आएगा ही ना, मेहमान आकर चले गए और ये लड़का अब आ रहा है। क्या सोच रहे होंगे वे लोग कि कितना लापरवाह लड़का है।
सुषमा ने तो किसी तरह कोई बहाना बनाकर उन्हें समझा दिया कि अचानक से सुजय के ऑफिस से फोन आ गया, इसलिए जाना पड़ा। आता ही होगा बस। मगर इस लड़के ने तो हद ही कर दी। बस आता हूँ कहकर घंटों बाद लौटा है। आखिर गया कहाँ था? कुछ बताता भी तो नहीं है। आखिर चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में? गुस्से से नाक फुलाती जब सुषमा ने सवाल किया तो सुजय ये बोलकर अपने कमरे में चला गया कि वो बहुत थक गया है, सुबह बात करेगा। ये भी नहीं पूछा उसने कि रितु के भाई भाभी आए थे तो क्या बातें हुई, या उसके बारे में क्या कुछ पूछ रहे थे वे लोग। बस आया और सीधे अपने कमरे में चला गया। खाना भी तो नहीं खाया उसने। देख, अगर तेरे दिल में कोई बात है तो अभी बता दे। मेरे कहने का मतलब है, अगर तुम्हें कोई और लड़की पसंद आ गई हो तो बोल दे, मैं मना कर दूंगी उन्हें। सुषमा ने स्पष्ट शब्दों में बोला। आप बेकार में क्यों मेरा दिमाग खा रही हो माँ? सुजय झल्ला ऐसा बोला। क्या चाहती हैं आप, बोलिए ना। अरे कोई जरूरी काम आ पड़ा था इसलिए चला गया, ना तो इसमें कौन सी बड़ी आफत आ गई जो आप इतना सुना रही हैं। सुजय के तेवर देखकर सुषमा हैरान रह गई, क्योंकि पहले कभी उसने अपनी माँ से इस तरह से बात नहीं की थी। प्लीज आप जाइए यहाँ से, मुझे सोने दीजिए, कहकर सुजय ने लाइट ऑफ कर दी। सुषमा कुछ पल वहीं खड़ी रही, फिर कमरे से बाहर निकलकर सोचने लगी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सुजय को कोई दूसरी लड़की पसंद आ गई हो और अब वह रितु से शादी नहीं करना चाहता है। नहीं नहीं, अगर ऐसा होता तो वह सगाई ही क्यों करता रितु के साथ। मैंने भी ना बेकार में उल्टा सीधा सोचने लगती हूँ। हो सकता है इसे ऑफिस का ही कोई टेंशन हो। अपने खुले बालों को मुट्ठी में लपेटकर जूड़ा बनाते हुए सुषमा ने पलट कर देखा तो सुजय दीवार की तरफ मुंह किए सो रहा था, इसलिए वह धीरे से दरवाजा बंद करके वहां से चली आई। अपनी माँ से इस तरह बात करना सुजय को जरा भी अच्छा नहीं लगा, लेकिन वह भी क्या करे, क्योंकि वह अपनी माँ से झूठ नहीं बोल सकता था और सुषमा सच सुन नहीं पाती। इसलिए उसे अपनी माँ से ऐसे रूखे स्वर में बात करनी पड़ी ताकि वह बार बार उससे सवाल ना करे। रितु को भी उसने फोन पर ऐसे ही दो टूक शब्दों में जवाब देकर चुप करा दिया था कि अभी उनकी शादी नहीं हुई है, जो वह उस पर इतना हक जता रही है। रितु को सुजय की बात का बुरा तो लगा था, पर उसने जताया नहीं। लेकिन सुजय को यह भी नहीं हुआ कि वापस फोन करके उसे एक बार सॉरी बोल दे। उल्टे रितु ने ही उसे फोन करके हालचाल पूछा था। रितु भले ही कनाडा से पढ़ी लिखी कर लौटी है और इतनी बड़ी कंपनी में जॉब कर रही है, लेकिन उसमें घमंड नाम मात्र का भी नहीं है। डाउन टू अर्थ है वह। उसकी इसी अदा पर तो सुजय फिदा हो गया था। रितु अमीरी गरीबी जाति धर्म में कोई भेद नहीं करती है। वह तो सड़क पर भीख मांग रहे बच्चों को भी गोद में उठाकर दुलार करने लगती है। जब भी समय मिलता है वह अपनी मेड के बच्चों को बिठाकर पढ़ाती है। हर संडे वह ब्लाइंड्स बच्चों को भी पढ़ाने जाती है। जब उसकी मेड का पति शराब पीकर उसे मारता पीटता था, तब रितु ने उसे ऐसी डांट लगाई थी कि उसने अपनी पत्नी के साथ बदसलूकी करना छोड़ दिया। रितु जब तब अपनी मेड की पैसों से भी सहायता करती रहती है। हालांकि उसकी यह मदद सामान्य बात है, पर उसे यह सामाजिक सरोकार की भावना अपनी माँ और दादी से विरासत में मिली है। वैसे बेतरतीब इंसान तो सुजय भी नहीं है। वह भी लोगों की मदद करने में विश्वास रखता है और उसके इसी विश्वास का नतीजा है कि आज वह इतनी बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। सुषमा अपने कमरे में ये सोच सोच कर करवटें बदल रही थी कि आखिर सुजय को हो क्या गया है, क्यों वह इस तरह से सबसे व्यवहार करने लगा है। रितु भी पूछना चाहती थी उससे कि कोई समस्या है तो बताए, साथ मिलकर सुलझा लेंगे। लेकिन सुजय कैसे बताए कि किसी को ही वह एक बहुत बड़ी मुसीबत में लेकिन सुजय को कैसे बताए किसी को कि वह एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका है, जिससे वह चाहकर भी बाहर नहीं निकल पा रहा है। काश काश मैं समय को पलट पाता, काश मैं उस सपना का असली रूप देख पाता, तो आज मेरी जिंदगी कुछ और ही होती। सुजय अपने मन में सोच ही रहा था कि उसका फोन घनघना उठा। सपना का ही फोन था। नहीं, मैं इसका फोन नहीं उठाऊंगा। फोन को घुरते हुए सुजय बड़बड़ाया, लेकिन अंजाम के डर से उसने फोन उठा लिया। इतनी देर लगती है तुम्हें फोन उठाने में? सपना गुर्राई। नहीं, वह मैं सो गया था इसीलिए फोन की आवाज़ सुन नहीं पाया, सॉरी। बोलो ना क्या बात है? बात कुछ नहीं। वह कल मुझे
2 लाख रुपए की सख्त ज़रूरत है तो तुम मेरे घर आकर दे जाओगे या मैं ही आऊँ पैसे लेने? सपना के लफ्ज़ काफ़ी सख्त थे। 2 लाख? पर इतनी जल्दी? 2 लाख रुपए कहाँ से आएंगे? वो तुम जानो। मुझे तो बस 2 लाख रुपए चाहिए, वह भी कल के कल। कहकर सपना ने फ़ोन रख दिया और सुजय अपना सिर पकड़कर बैठ गया। मन तो किया उसका अपनी माँ की गोद में सिर रखकर खूब रोए और कहे कि अब उसे नहीं जीना है, मर जाना चाहता है वह। मगर सुषमा हाई बीपी की मरीज है, इसलिए वह अपने आंसुओं को खुद ही पीता रहा घंटों तक। रितु से भी वह कुछ नहीं बता सकता था, क्योंकि हो सकता है ये सब जानने के बाद वह उससे शादी करने से मना कर दे, और वह रितु को किसी भी हाल में खोना नहीं चाहता था। अपने ही गम में डूबे कब सुजय की आंखें लग गई और कब सुबह हुई उसे पता ही नहीं चला। घड़ी में देखा तो सुबह के 7 बज रहे थे। रात में ठीक से नींद न आने के कारण उसका सिर दर्द से फटा जा रहा था। इसीलिए अपनी आंखें बंद करके वह सोने की कोशिश करने ही लगा कि उसका फ़ोन घनघना उठा। उसे लगा सपना का ही फ़ोन है, इसलिए झल्ला कर बोला, आखिर तुम चाहती क्या हो? बोलो ना। क्यों तुम मुझे चैन से जीने नहीं देना चाहती? एक काम करो, बंदूक लाओ और मार दो मुझे। एक बार में सारा किस्सा ही खत्म हो जाएगा। रितु चौंकी, क्योंकि फ़ोन पर वही थी, लेकिन उसने सिर्फ इतना ही कहा था, सुजय, मैं रितु बोल रही हूँ। रितु? तुम? मुझे लगा कि मेरे बॉस का फ़ोन है। बताओ, इतनी सुबह सुबह क्यों फ़ोन किया? तुम ठीक हो? हाँ, मैं तो ठीक हूँ। वो मैंने इसलिए फ़ोन किया कि भैया भाभी चाहते हैं अगर हमारी शादी अगले महीने के फर्स्ट वीक में हो जाती तो सही होता, क्योंकि फिर इतनी दूर कनाडा से तुरंत आना उनके लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा ना। हाँ, वह कल हमारी बात क्योंकि फिर इतनी दूर अमेरिका से तुरंत आना उनके लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा ना। हाँ, वह कल हमारी बात नहीं हो पाई इस बारे में। सोच रहा हूँ ऑफिस से सीधे तुम्हारे घर ही आ जाऊँगा। भैया तो रहेंगे ना? हाँ हाँ, भैया घर पर ही रहेंगे, तुम आ जाओ। रितु पूछना चाहती थी कि कोई परेशानी तो नहीं है उसे, लेकिन पूछ नहीं पाई। ओके, फिर हम शाम को मिलते हैं। सुजय फ़ोन रख लेटा ही था कि देखा सुषमा चाय की ट्रे लिए खड़ी है। वह हड़बड़ाकर उठ खड़ा हुआ और हाथ से चाय की ट्रे लेने की कोशिश करने ही लगा, मगर सुषमा खुद ही चाय की ट्रे टेबल पर रख पानी का खाली जग लेकर वहां से चलती बनी। सुषमा के चेहरे से ही लग रहा था कि वह कल की बातों को लेकर अभी भी उससे नाराज है। नाश्ते की टेबल पर भी उसने सुजय से कोई बात नहीं की, और ना ही सुजय ने, क्योंकि उनके सवालों के क्या जवाब देता वह। इसलिए खा पीकर सीधे ऑफिस के लिए निकल गया। आज शाम ऑफिस से लौटते हुए सुजय को रितु के घर जाना था, उसके भैया भाभी से मिलने, लेकिन वह तो खुद ही रात के 12 बजे घर लौटा, फिर क्या जाता उनसे मिलने। रास्ते में जब उसने अपना फ़ोन चेक किया तो रितु और सुषमा की कई मिस कॉल थी। वापस जब उसने उन्हें कॉल किया तो किसी ने उसका फ़ोन नहीं उठाया। घर आने पर सुषमा ने उससे कोई भी बात नहीं की और ना ही कुछ पूछताछ की। खाना डाइनिंग टेबल पर रख सोने चली गई। सुजय को भूख तो लगी थी पर कुछ खाया नहीं, केवल एक गिलास पानी पीकर वह भी सोने चला गया। अब गुस्से वाली बात तो है ही ना, वहाँ रितु और उसके भैया भाभी इसका इंतज़ार कर रहे थे और इन जनाब को कुछ याद ही नहीं रहा। सुबह नाश्ते के टेबल पर सुषमा ने तल्खी से कहा और फिर झूठे प्लेट्स उठाकर वहाँ से चलती बनी। सुजय के जवाब का इंतज़ार भी नहीं किया, लेकिन वह जवाब भी क्या देता, यही कि उसे सब याद था पर जा नहीं पाया रितु के भैया भाभी से मिलने, क्योंकि वह उस सपना के साथ था। हाँ, उसी सपना के साथ जिसका वह मुंह भी नहीं देखना चाहता, लेकिन मजबूर है कि उसकी उंगलियों पर नाचने को विवश है। दूसरे दिन शाम को सुजय जब ऑफिस से घर आया तो काफ़ी थका हुआ महसूस कर रहा था। सुषमा घर पर नहीं थी, इसलिए उसने खुद अपने लिए चाय बनाई। रात के खाने की टेबल पर भी वह चुप ही रहा। बिस्तर पर जब सोने गया तो फिर उसी बेचैनी ने उसे घेरा, क्योंकि उसे तो हर पल इसी बात का डर लगा रहता कि पता नहीं कब सपना का फ़ोन आ जाए और पता नहीं क्या कह दे। इंसान की आंखें नींद से कितनी भी बोझिल क्यों ना हो, लेकिन अगर सिर पर चिंता मंडरा रही हो तो नींद हवा हो जाती है। सुजय के साथ भी यही हो रहा था। सपना नाम की मुसीबत में वह ऐसे फंस चुका था कि उसकी रातों की नींद और दिन का चैन गायब हो चुका था। ऑफिस में भी उससे ठीक से काम नहीं हो पा रहा था। मन करता सुजय का कि
चीख चीख कर दुनिया को सपना की सारी सच्चाई बता दे। लेकिन क्या इस आग में वह नहीं झुलसेगा? क्योंकि सारी तस्वीरें और वीडियो तो यही कह रहे हैं कि सुजय ने सपना के साथ जबरदस्ती की है। फिर क्या रितु के भैया कभी अपनी बहन की शादी सुजय से होने देंगे? और सुषमा विश्वास करेगी कि सुजय सही बोल रहा है और उसने सपना के साथ कुछ गलत नहीं किया है? नहीं नहीं, उसका चुप रहना ही बेहतर है। रात के सन्नाटे में घड़ी की टिक टिक उसके सिर पर हथौड़े की तरह चोट की तरह बरस रही थी। मन तो कर रहा था कि घड़ी की बैटरी निकालकर फेंक दे ताकि वह बजना बंद हो जाए। सोचता काश समय पीछे जा पाता तो वह सब कुछ ठीक कर देता। लेकिन ये कहाँ संभव था? समय कभी पीछे गया है किसी का? हाँ, उस समय में किए गए अच्छे बुरे कर्म जरूर इंसान के साथ साथ चलते हैं। आज भी उस मनहूस दिन को याद कर सुजय तड़प उठता है। सोचता है काश वह न हुआ होता तो आज उसकी जिंदगी कुछ और ही होती। आज से 3 साल पहले सपना से उसकी पहली मुलाकात अपने एक दोस्त की बर्थडे पार्टी में हुई थी। शॉर्ट ड्रेस में इतनी खूबसूरत लड़की को देखकर मन चला सुजय का मन मचल उठा था। लेकिन जब अचानक से वह पार्टी के बीच से ही गायब हो गई तो उसका मन उदास हो गया। पूछने पर सुजय के दोस्त ने बताया कि वह लड़की यानी सपना उसके ही ऑफिस में काम करती है। अभी पिछले ही महीने वह भोपाल से ट्रांसफ़र होकर मुंबई आई है। उसके बारे में सुजय और भी बहुत कुछ जानना चाहता था, मगर दोस्त से पूछते नहीं बना। घर आकर भी वह उसके ख्यालों में खो गया। सुबह जब नींद खुली तो सपना का ही मुस्कुराता चेहरा नजर आया उसे। लेकिन ना तो उसके पास सपना का कोई फ़ोन नंबर था और ना ही उसके घर का अता पता ही कि वह उसे कांटेक्ट कर पाता। उस दिन रविवार की छुट्टी से उबकर जब वह मॉल पहुंचा तो सपना को वहां देखकर उसकी आंखें चमक उठी। बिना कुछ सोचे समझे लपक कर वह उसके करीब आ गया और बोला, हाय, आप वही है ना? मेरे दोस्त विवेक की बर्थडे पार्टी में मिले थे हम। हाँ, याद आया आप। जय, सपना रुक रुक कर बोल रही थी क्योंकि ठीक से उसे उसका नाम याद नहीं आ रहा था। हाँ, मैं सुजय सुजय सिन्हा। बड़ी गर्मजोशी के साथ सुजय ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसकी बात पर सपना मुस्कुराकर बोल पड़ी, नाम ही काफ़ी है, सरनेम बताने की ज़रूरत नहीं है। उसकी बात पर सुजय बुरी तरह से छिप गया। बोला, आई थिंक यू आर राइट, और सरनेम में रखा ही क्या है, रखा तो नाम में है। उसकी बात पर सपना खिलखिलाकर हंस पड़ी तो सुजय भी हंसने लगा। उस दिन के बाद से दोनों अच्छे दोस्त बन गए। उनकी रोज फ़ोन पर बातें और मुलाकातें होने लगी। बातों ही बातों में एक दिन सपना ने बताया कि उसके पापा प्राइवेट जॉब में थे। कोरोना के कारण वह नहीं रहे तो घर चलाने के लिए उसे अपने सपने त्याग कर ये जॉब करनी पड़ी। सुजय के पूछने पर वह बोली कि उसका सपना तो पायलट बनने का था, मगर आज एक छोटी सी नौकरी करने को मजबूर है। फिर वो बताने लगी कि उसके घर में मम्मी पापा के अलावा एक छोटा भाई भी है और उन सब की जिम्मेदारी सपना पर ही है। उसकी बातों से सुजय काफ़ी इम्प्रेस हुआ और बोला था कि कौन कहता है कि लड़कियां बोझ होती है अपने माँ बाप पर, बल्कि वे तो अपने माता पिता का गर्व होती हैं और वक्त पड़ने पर उनका सहारा भी बनती हैं। सपना के पूछने पर सुजय ने बताया कि वह यही मुंबई में ही एक बड़ी कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पर कार्यरत है और उसके पापा बोकारो में एसबीआई में ब्रांच मैनेजर हैं। माँ हाउसवाइफ है और एक छोटा भाई है जो दिल्ली में मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है। क्या बात है, तुम्हारी तो पूरी फैमिली ही एजुकेटेड है। अपने हाथ को हवा में लहराते हुए सपना बोली। उस पर सुजय बोला कि हाँ, उसके परिवार में चाचा मामा उनके बच्चे भी ऊंची ऊंची पोस्ट पर है। कई तो कनाडा, दुबई और लंदन में रहते हैं। उस पर आश्चर्य से सपना की आंखें फैल गई थी। दोनों की दोस्ती अब काफ़ी गहरी हो चुकी थी। छुट्टी में अक्सर दोनों साथ समय गुजारते दिख जाते थे। पहले सपना कभी बस तो कभी ऑटो पकड़कर ऑफिस जाती आती थी, मगर अब वह सुजय के साथ उसकी ही कार में ऑफिस आने जाने लगी थी। एक दिन सपना ने बताया कि वह यहाँ एक पीजी में रहती है, पर पीजी का रेट बहुत ज़्यादा है। खाना भी वहाँ का खाने लायक नहीं होता, इसलिए रूम शेयरिंग में अगर एक कमरे का घर मिल जाता तो अच्छा होता। उस पर सुजय बोला था कि वह भी एक लड़के के साथ, जो कि उसके ही ऑफिस में काम करता है, रूम शेयरिंग में रहता है।
लेकिन अब उसकी शादी हो रही है, इसलिए उसे अकेले रहना पड़ेगा। तो क्यों ना सपना उसके साथ आकर रहने लगे। आइडिया अच्छा था। तय हुआ कि दोनों आधा आधा किराया देंगे और खाने पीने का खर्चा मिल बांट कर उठाएंगे। अब दोनों साथ रहने लगे थे। घर बाहर के कामों में भी वे एक दूसरे का पूरा सहयोग करते। साथ रहने से जल्द ही जल्द दोनों के बीच की सारी औपचारिकताएं भी मिट गई। लेकिन पहल हमेशा सपना की ही तरफ से होती थी और अंजाम तक पहुंचने में सुजय उसका भरपूर सहयोग करता था। कोई गलती ना हो जाए इस बात की दोनों पूरी सावधानी बरतते थे। नहीं नहीं, भविष्य में इन्हें कोई बंधन वंधन में नहीं बनना था। ये तो बस जिंदगी के मजे ले रहे थे। सुजय के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। वो घर से भी काफी संपन्न था। लेकिन सपना पर अपने परिवार की पूरी जिम्मेदारी थी। इसलिए सुजय जहाँ तक हो पाता उससे घर खर्च के पैसे नहीं लेता था। घर का रेंट भी अक्सर वही भर दिया करता था। इस बात के लिए जब सपना उसे थैंक्स कहती तो सुजय हंसते हुए कहता, दोस्ती में नो थैंक्स नो सॉरी, और फिर दोनों ठहाके लगाकर हंस पड़ते थे। छुट्टियों पर सुजय अक्सर सपना को लॉन्ग ड्राइव पर ले जाता, मॉल लेकर जाकर उसे शॉपिंग करवाता, रेस्टोरेंट में खाना खिलाता और बदले में सपना उस पर अपना तन मन लुटाती। सपना की लास्ट बर्थडे पर सुजय ने उसे एक आईफोन गिफ्ट किया था और इस बर्थडे पर एक डायमंड की रिंग। सपना ने भी उसे बढ़िया सी शर्ट खरीद कर दी थी। दोनों अपनी अपनी लाइफ खूब एंजॉय कर रहे थे। कोई टेंशन नहीं, बस मौज ही मौज। साथ रहते हुए 2 साल कैसे हवा की तरह उड़ गए उन्हें पता ही नहीं चला। अच्छे पैकेज पर सुजय ने पुणे की एक बड़ी कंपनी में ज्वाइन कर ली थी और उधर सपना ने मुंबई में ही कोई दूसरी नौकरी पकड़ ली थी जो पहले से ज़्यादा पैसा दे रही थी। लेकिन दोनों अब भी संपर्क में बने हुए थे। उनका जब भी मन करता एक दूसरे से मिलने आ जाते और अपनी भूख शांत कर तृप्त हो जाते। वैसे भी मुंबई और पुणे की दूरी है ही कितनी। एक रोज जब सुजय ने बताया कि उसकी शादी तय हो गई है तो सपना खुश होते हुए उसे शादी की बधाई देते हुए बोली कि वह उसे अपने शादी पर तो बुलाएगा ना। अरे ये भी कोई पूछने वाली बात है, हंसते हुए सुजय ने कहा था। इस क्रिसमस की छुट्टी पर सुजय ने दिल्ली जाने का प्रोग्राम बनाया था, मगर सपना ने उसे मुंबई बुला लिया ये कहकर कि दोनों खूब मजे करेंगे। सुजय ने भी सोचा अब तो उसकी शादी होने ही वाली है तो क्यों ना 1-2 दिन सपना के साथ मजे कर लिए जाए। 3-4 दिन मुंबई रहकर वह दिल्ली चला गया। रिटायरमेंट के बाद सुजय के मम्मी पापा हमेशा के लिए दिल्ली रहने आ गए और सुजय ने भी अपनी पुणे की कंपनी छोड़कर दिल्ली में ही जॉब पकड़ ली। सुजय और सपना के बीच पहले की तरह ही नॉर्मल बातें होती रही। लेकिन सुजय जिस बात को इतना नॉर्मल समझ रहा था अब वह नॉर्मल नहीं रही थी। उस रात अचानक सपना ने फ़ोन कर सुजय से ये कहकर 1 लाख रुपए की मांग कर दी कि उसके पापा की तबीयत बहुत ख़राब है और अभी उसके पास इतने पैसे नहीं हैं। वह जल्द ही उसके पैसे लौटा देगी। दूसरी बार उसने अपने भाई के एडमिशन का कहकर पैसे मांगे कि अगर समय पर पैसे नहीं भरे तो एडमिशन की डेट निकल जाएगी। ऐसा कर कर के जब वह सुजय से पैसे झटकने लगी और हर बार पैसे लेते समय वह इतना ज़रूर कहती थी कि वह उसके पैसे जल्दी ही लौटा देगी और सुजय चाहकर भी कुछ नहीं बोल पाता। अभी तक वह धीरे धीरे कर सुजय से 4-5 लाख रुपए से ज़्यादा ले चुकी थी, मगर हर बार की तरह एक हद होती है और सुजय की भी अपनी ज़िंदगी थी, उसके भी खर्चे थे। इसलिए इस बार उसने पैसे देने से साफ मना कर दिया और यह बात सपना को चुभ गई। अपना असली रंग दिखाते हुए वह बोली, वैसे सुजय, हमारे नाजुक पल के मैंने कुछ वीडियो बना रखे हैं, देखोगे? कुछ तस्वीरें भी खींची थी, अभी भेजती हूँ, बताना पसंद आई या नहीं। बोलकर वह अजीब तरह से हंसी। वीडियो और तस्वीरें देखकर सुजय के तो पैरों तले की जमीन ही खिसक गई। ये सब क्या है सपना? प्लीज़ इन्हें डिलीट करो अभी। सुजय घबराया सा बोला, अरे तुम तो घबरा गए, और डिलीट क्यों करूँ इन्हें? कितना तो अच्छी है, देखो ना। नहीं लग रहा है कि तुम मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रहे हो और मैं तुमसे खुद को बचाने की कोशिश कर रही हूँ, रो रही हूँ, गिड़गिड़ा रही हूँ, तुम्हारे सामने दया की भीख मांग रही हूँ और तुम मुझे दबोचे हुए हो। हाँ हाँ, जानती हूँ ये सब झूठ है, बल्कि मैंने ही तुम्हें ऐसा करने को कहा था, लेकिन ये बात मानेगा कौन
क्योंकि यह वीडियो और फोटो तो यही बता रहे हैं कि तुम मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे हो। बोलकर सपना ठहाका लगाकर हंसी। मगर सुजय को समझ नहीं आ रहा था कि सपना ने ये वीडियो कब और क्यों बनाया, और तस्वीरें भी तो यही कह रही थी कि उसने उसके साथ ज़बरदस्ती की है। लेकिन उसने तो कभी उसके साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं की, बल्कि जब भी उनके बीच रिश्ता बना, दोनों की मर्जी से बना। हाँ, याद आया उस क्रिसमस पर जब वह सपना से मिलने मुंबई गया था, तब मजाक में ही सपना बोली थी, चलो चलो आज हम कुछ नए तरीके से मज़ा लेते हैं। ऐसा लगे कि तुम मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रहे हो और मैं खुद को तुमसे बचाने की कोशिश कर रही हूँ, गिड़गिड़ा रही हूँ, तुम्हारे सामने दया की भीख मांग रही हूँ। उस पर सुजय ने हंसते हुए कहा था कि ये सब नाटक करने की क्या ज़रूरत है सपना। उस पर सपना बोली थी, अरे करके देखो तो सही, बहुत मज़ा आएगा। मगर सुजय को ये नहीं पता था कि सपना की यह सब सोची समझी चाल है। उसने जानबूझकर सुजय से ऐसा करवाया था ताकि वीडियो बनाकर बाद में उसे ब्लैकमेल कर सके। सही सोच रहे हो तुम। मैंने यह वीडियो जानबूझकर ही बनाया था ताकि मौका पड़ने पर इसे इस्तेमाल कर सको। लेकिन सोचो, अगर यह वीडियो और तस्वीरें पुलिस के पास चली गई तो क्या होगा? अपने अधर को टेढ़ा कर सपना मुस्कुराते हुए बोली, वैसे मैं ऐसा होने नहीं दूंगी, लेकिन सोच रही हूँ कि रितु को सेंड कर दूं। उसे बहुत पसंद आएगा। तुम क्या कहते हो? तुम चाहती क्या हो? सुजय चीख पड़ा था। पैसे, और जब भी बुलाऊं आना पड़ेगा। इठलाते हुए सपना बोली। पैसे देने से मना करने पर वह सुजय को पुलिस का डर दिखाती, कहती कि पूरी दुनिया में उसे बदनाम कर देगी, फिर इसे मुंह छिपाने के लिए जगह नहीं मिलेगी। और डर कर सुजय उसकी हर गलत सही मांग को मानता जा रहा था। सपना ने उसकी हंसती खेलती जिंदगी को मजाक बनाकर रख दिया था, लेकिन अब वह इन सब से थकने लगा था। मन करता नींद की गोलियां खाकर सो जाए या किसी ट्रेन के नीचे आ जाए। लेकिन यह सब इतना आसान भी नहीं था। अपनी जिस शादी को लेकर सुजय इतना खुश था, अब उसी से उसे डर लगने लगा था। सोचता, अगर रितु को यह सब पता चल गया तो क्या होगा? उल्टे पुल्टे विचार आते उसके मन में और वह सिहर उठता। सपना के फ़ोन का स्पीकर खराब हो गया था, इसलिए उसने सुजय को व्हाट्सएप मैसेज कर 1 लाख रुपए लेकर आने को बोल दिया, वह भी तुरंत। लेकिन सुजय के पास सच में पैसे नहीं थे अभी, इसलिए उसने पैसे देने से मना कर दिया। फिर अंजाम क्या होगा ये भी समझ लो तुम। मैसेज करके ही सपना बोली, कल शाम 6 बजे पैसे तैयार रखना। समझ लो, नहीं तो मैं ये वीडियो और तस्वीरें पुलिस के पास पहुंचा दूंगी, और तुम्हारी उस रितु को भी। फिर मत कहना कि बताया नहीं था। सुजय ने उसकी बातों का फिर कोई जवाब नहीं दिया और उन्हीं कपड़ों में घर से बाहर निकल गया। रितु जब सुजय से मिलने उसके घर पहुंची तो सुषमा ने बताया कि पता नहीं सुबह से ही वह कहाँ गया है, कुछ बताकर भी नहीं गया है, इसलिए वह खुद ही उसे फ़ोन करके पूछ ले। रितु ने जब सुजय को फ़ोन मिलाया तो पता चला वह अपना फ़ोन घर पर ही भूल गया है। पता नहीं रितु का क्या मन हुआ कि वह उसका व्हाट्सएप खोलकर देखने लगी। सपना और सुजय का मैसेज पढ़कर पहले तो वह हक्की बक्की रह गई, लेकिन जब सपना का डीपी खोलकर गौर से देखा तो शॉक्ड रह गई, क्योंकि सपना वही लड़की थी जिसके कारण रितु के एक सबसे अच्छे दोस्त शैलेश ने अपनी जान दे दी थी। मगर कोई सबूत न होने के कारण पुलिस को किसी पर कोई शक नहीं हो पाया था और गुनहगार बच निकला था। लेकिन मरते मरते शैलेश ने रितु को सपना की सारी सच्चाई बता दी थी। आज फिर वही सब सुजय के साथ होते देख रितु का खून खौल उठा। उसे डर था कि कहीं शैलेश की तरह सुजय भी कुछ न कर ले। रितु को सब समझ में आने लगा कि अचानक सुजय का व्यवहार इतना क्यों बदल गया, क्यों वह हर बात पर झुंझला उठता है, क्यों शादी को लेकर कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता। सपना ने और भी कई लड़कों को अपनी सुंदरता के जाल में फंसाकर प्राइवेट पल के वीडियो का डर दिखाकर उन्हें अपना निशाना बनाया था। रितु ने फटाफट सुजय के फ़ोन से सपना के सारे मैसेज, फ़ोटो, वीडियो अपने फ़ोन में ट्रांसफ़र कर लिए और सुषमा से ये बोलकर घर से निकल गई कि सुजय ने उसे गार्डन रेस्टोरेंट में मिलने बुलाया है तो वह जा रही है। लेकिन घर से वह ये सोचकर निकली कि अब वह सपना को नहीं छोड़ेगी, उसे उसकी करनी की सज़ा दिलवा कर रहेगी। सुजय कहीं कुछ ऐसा वैसा ना कर ले, इसलिए रितु ने पहले उसे ढूंढने की कोशिश की। मिलने पर वह सुजय को एक शांत पार्क में ले गई।
सुजय अभी भी चुप था। रितु ने अपनी हथेलियों के बीच उसके हाथों को प्यार से दबाते हुए फिर पूछा कि सपना से उसका क्या रिश्ता है। तो पहले तो वह झूठ बोल गया कि वह किसी सपना को नहीं जानता, लेकिन जब उसने सारे मैसेज जो सपना ने उसे भेजे थे दिखाए तो वह टूट गया। अपने आंसू पोंछते हुए उसने एक एक कर सारी बातें रितु के सामने रख दी और कहने लगा कि अब वह जीना नहीं चाहता। मगर रितु उसे धैर्य बंधाते हुए बोली, मरने से क्या होगा? यही कि उसके माँ पापा भी नहीं बचेंगे। उसे तो ये सोचना है कि सपना को कैसे सबक सिखाया जाए ताकि वह फिर किसी को अपना शिकार ना बना सके। और तुमने मुझे यह सब क्यों नहीं बताया, ये सोचकर कि मैं तुम्हें गलत समझूंगी? पागल हो क्या? मैं अपने सुजय को नहीं जानती? चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलो अब उठो, घर चलते हैं। वहाँ आंटी अंकल तुम्हारे लिए परेशान हो रहे हैं। सुजय का हाथ पकड़कर रितु बोली तो वह उसके पीछे चल पड़ा। रितु की बातों ने सुजय को एक राहत तो पहुंचाई, पर डर अब भी उसके दिल में बैठा हुआ था कि जब सुषमा को यह सब पता चलेगा तो क्या होगा। सुषमा जब सुजय के लिए उसके कमरे में खाना लेकर पहुंची तो उसका मन किया कि माँ को पकड़कर खूब रोए। बेटे की हालत देखकर सुषमा को उसकी चिंता होने लगी, लेकिन अभी भी वह समझ नहीं पा रही थी कि उसे हुआ क्या है। इधर रितु कुछ जरूरी काम का बताकर वहां से निकल गई। सुजय ने सोच लिया था अब उसे जीना ही नहीं है, लेकिन रितु ने कुछ और ही सोच रखा था। पहले तो रितु ने सपना से दोस्ती बनाई, फिर एक अच्छी दोस्त बनने का दिखावा कर उसका विश्वास जीता, ये कहकर कि वह अपनी कंपनी में उसे बढ़िया जॉब दिलवा देगी जहां उसे पहले से ज़्यादा सैलरी मिलेगी। अक्सर दोनों साथ में शॉपिंग करते और मूवी भी देखने जाते थे। उस संडे दोनों ने जलेबी मूवी देखने का प्रोग्राम बनाया। मूवी देखने के बाद दोनों एक रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, जहां रितु ने ये बोलकर सपना से उसका फ़ोन मांग लिया कि उसे एक ज़रूरी मैसेज करना है और उसका नेट बहुत स्लो चल रहा है। फिर उसने सपना के फ़ोन से सारे डिटेल्स अपने फ़ोन में ट्रांसफ़र कर लिए, जिससे सपना को भनक तक नहीं लगी। रितु कनाडा के कई हैकर्स को जानती थी जो उसकी कंपनी में काम करते थे। उसने सपना के बारे में उन्हें बताया और उनसे मदद मांगी। हैकर्स ने उसे सपना के फ़ोन डिटेल्स मांगी जो रितु ने उन्हें दे दी, और ये सारी डिटेल्स हैकर्स के लिए काफ़ी थी। दूसरे दिन ही हैकर्स सपना का लड़कों को ब्लैकमेल करने का धंधा पकड़ लेते हैं। सपना कुछ समझ पाती उससे पहले ही पुलिस उसके हाथों में हथकड़ी लगा दी। वो तो सोच भी नहीं सकती थी कि रितु ने सिर्फ इसलिए उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था क्योंकि वह उसे जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाना चाहती थी, और जिसमें आज वो कामयाब हो चुकी थी। खैर, जैसे को तैसा तो होना ही था। आखिर कब तक वह अपनी सुंदरता की आड़ में सुजय और शैलेश जैसे लड़कों का फायदा उठाती। सुजय के चेहरे की रौनक अगर वापस आई थी तो वह रितु की वजह से। आज दोनों अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुश हैं और सपना जेल की सलाखों के पीछे है। तो दोस्तों, कुछ हैकर्स ऐसे भी होते हैं जो सही उद्देश्य के लिए काम करते हैं और उन्हें एथिकल हैकर्स या वाइट हैकर्स भी कहा जाता है। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। दोस्तों, ऐसी ढेरों पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।